हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सरिता। वेलकम टू आर एन एजुकेशनल अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सीटेट जूनियर लेवल क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड्स, जूनियर लेवल की तैयारी करने के लिए आप जैसा कि जानते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ साथ आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए इंक्लूड होता है सोशल स्टडीज़। सो फ्रेंड्स, सोशल स्टडी की 60 क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है। आप पिछली वीडियोज़ में देख पाएंगे 2011 के कुछ क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, सॉल्व कराना पेपर क्वेश्चंस ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से आइडियाज़ मिलते हैं आपको कि किस तरीके का आपका पेपर बनने वाला है, और फिर उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर से ही कितने क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस, सोचिएगा कि हाँ कितना मतलब जो क्वेश्चन हमने तैयार किया और वही क्वेश्चन मिल गया तो ये होता है ना कि बिल्कुल 100% श्योर होते हैं हम कि हाँ ये तो हमारा सही है ही, क्योंकि ये हमने पढ़ा है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ये जानना। क्वेश्चन का हम एक तरीके से एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने है, देखिएगा आप, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जूनियर लेवल देख पा रहे हैं आप। क्लास 6 से 8 तक, क्लास 6 to 8 के लिए है, भाग 2 सामाजिक अध्ययन। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगी 2012 का ये पेपर है। 2011 का पेपर हम पूरा करा चुके हैं। सो आप पिछले वीडियोस पे जाके हमारे सोशल स्टडी की वीडियोस देखिएगा। 2011 का पेपर पूरा हो चुका है। अब हम कराएंगे 2012 का पेपर। इसके साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियोस में आपको 12, 13, 14 करते हुए आपको 2019 तक पूरे पेपर हम सॉल्व करा देंगे, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को करने से देखिए एक आइडिया मिल जाता है किस तरीके से होगा, और बाकी आंसर के साथ, क्वेश्चन के साथ साथ हम आंसर भी इंक्लूड करेंगे, जिससे आप कुछ भी एक्स्ट्रा आने वाला जो कुछ भी होगा वो भी आप जान पाएंगे। तो दोस्तों, नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ जो भी आंसर मिलेगा उससे रिलेटेड अगर कुछ आपको फैक्ट्स मिलेंगे, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो उसे आप नोट करते जाइएगा। क्योंकि दोस्तों, क्वेश्चन तो रिपीटेड आते हैं, बट सारे के सारे क्वेश्चन तो 60 क्वेश्चन तो रिपीटेड आएंगे नहीं। तो क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, बट उससे कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग, कुछ हटके थोड़ा सा बना देंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि उसके बारे में रिलेटेड उससे कुछ क्या कुछ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं सीटेट के लिए सोशल स्टडी सेकेंड पेपर जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज आपको मिलेगा, स्क्रीन पर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है। बिल्कुल, गढ़ अर्थात केंद्र है। और निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? मतलब बहुत अच्छी तरीके से वस्त्र उद्योग अहमदाबाद में होते हैं, तो ऐसा इसका कारण क्या है? क्यों काफ़ी सुखी है, काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी बढ़ रही है इसकी मात्रा, काफ़ी अच्छे से हो रहा है, क्यों? ऑप्शन देखिए हमारा है, भारत सरकार की औद्योगिक नीति। दूसरा ऑप्शन है सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता। एंड थर्ड ऑप्शन है यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, अहमदाबाद। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा? देखिए, अहमदाबाद की बात हो रही है, सूती वस्त्र उद्योगों का गढ़ है, केंद्र है, और काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है, काम ये हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, तो इसका उत्तरदायी पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए बात हो रही है सूती वस्त्र की, तो सूती वस्त्र के लिए हम बताइए कहाँ जाएंगे? देखिए, थर्ड ऑप्शन जो है कह रहा है कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास होना। तो बिल्कुल दोस्तों, कपास की खेती से, कपास से हमें सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही आसान होता है। सूती वस्त्र उद्योग क्या है? कपास की खेती पर ही डिपेंड है। तो ये कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास ही है अहमदाबाद, जहाँ से कि अहमदाबाद की मिट्टी देखिए बहुत ही सूती वस्त्र के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ है, बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे कपास की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी कौन सी मिट्टी होती है? तो काली मिट्टी होती है, और अहमदाबाद में काली मिट्टी पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यह कपास की खेती वाले क्षेत्रों के पास है। ये आपका हो जाएगा राइट, सी ऑप्शन। कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है अहमदाबाद, जिससे कि ये जो सूती वस्त्र उद्योग है ये काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आंसर, और आंसर में कुछ भी अगर मिले तो आप नोट जरूर कीजिएगा। अहमदाबाद सूती वस्त्र का केंद्र है तथा सूती वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने का मुख्य कारण वहाँ की मिट्टी है। बिल्कुल, क्योंकि अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है। कपास के लिए सर्वोत्तम होती है आपकी काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है
उसको भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? बागानों की बात हो रही है। बागान होता है क्या? वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। तो भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होगी बागान की खेती के लिए? भूमि और पूंजी की, केवल पूंजी की, भूमि और श्रम की, श्रम और पूंजी की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका भूमि और श्रम, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बागान की खेती के लिए भूमि और श्रम जो है इसकी आवश्यकता होती है बहुत अधिक मात्रा में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बागान एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है, ये तो हम जानते ही हैं। इसमें सबसे अधिक अगर जरूरत पड़ती है तो किसकी? बड़ी मात्रा में भूमि और श्रम की आवश्यकता पड़ती है। फैन ऑफ कर दीजिए। ब्लैकफुट इंडियन है, ब्लैकफुट इंडियन है, क्या है ब्लैकफुट इंडियन? तो दोस्तों ये एक तरह की प्रजाति है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, आंसर क्या है, आंसर के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्यूबा में बागान में काम करने वाला और कनाडा में प्रवासी भारतीय। सेकंड थर्ड ऑप्शन आपका निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी। एंड फोर्थ ऑप्शन उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति। बिल्कुल, देखिए दोस्तों ब्लैकफुट इंडियन है, तो ब्लैकफुट जो इंडियन है वो उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति है। ब्लैकफुट इंडियन एक देशी जनजाति है। सो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ब्लैकफुट क्या है? एक अमेरिका में देशी जनजाति है। ब्लैकफुट इंडियन उत्तरी अमेरिका में रह रहे जनजातियों का एक प्रकार है। आगे देखेंगे दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी अर्थात गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लॉक्स है, यहाँ पे आपको फिल करना है, जिनका उपचार किसके साथ किया गया था? आइबुप्रोफेन और एल्ड्रीन, डिक्लोफेनेक एंड एस्प्रिन। तो दोस्तों गिद्ध के भारतीय महाद्वीपों में उन मृत जीवों को खाने से, देखिए गिद्ध जो है मृत जीवों को खाने के बाद गिद्ध की किडनी अर्थात गुर्दे के काम न करने के कारण ये मरने लगे। तो ये कौन सी चीज़ थी? तो डिक्लोफेनेक, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिक्लोफेनेक सी ऑप्शन। डिक्लोफेनेक जो है भारतीय उपमहाद्वीपों में गिद्धों की संख्या तेजी से कम हो रही है। क्यों तेजी से कम हो रही है? क्योंकि गिद्ध खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, और खाद्य श्रृंखला आप समझ रहे हैं उसकी महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। गिद्धों की संख्या में कमी आने का कारण क्या है? उनका भोजन। अब गिद्धों का भोजन क्या होता है? मृत जीव जंतु। और मृत जीव जंतुओं के उपचार में डिक्लोफेनेक एक दर्द निवारक दवा होती है, डिक्लोफेनेक, ये दवा का प्रयोग किया जाता था। और गिद्धों में यह दवा उनके भोजन के द्वारा, गिद्ध जो मृत जीव जंतुओं को खाते थे उनके भोजन के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो जो उनके शरीर उनके लिए बहुत ही हानिकारक होती है। परिणाम स्वरूप गिद्धों की मृत्यु हो जाती थी। भारत में पशुओं के उपचार हेतु यह दवा प्रतिबंधित अब कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे, देखिए पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः किस में पाए जाते हैं? अब छत्रक शैल क्या है? देखिए पवन क्रियाएं जो छत्रक शैल बनाती हैं ये प्रायः देखिए रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। पवन क्रियाएं देखिए हवाओं के द्वारा, वायु के द्वारा उड़ करके आने वाली जो छत्रक शैल बनता है जिनसे, ये रेगिस्तान में होता है। रेगिस्तान में जो अपर्दन होता है, पवन क्रियाएं अपर्दन के कारण रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो छत्रक शैल का निर्माण होता है, क्षेत्रों में जो वो क्या कहते हैं रेत वगैरह उड़ाकर लाते हैं, एक टीला की तरह बन जाता है ना, छत्रक शैल का निर्माण होता है पवन की अपर्दन क्रियाओं के कारण। इसका आकार छातानुमा होता है, इसलिए इसको छत्रक शैल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1857 के विद्रोह से। देखिए 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? बात हो रही है 1857 की क्रांति की। तो इस विद्रोह के परिणाम के स्वरूप कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद में लाया गया? ऑप्शन है आपके, पहला ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। तो बिल्कुल दोस्तों आपका यही आंसर सही हो जाएगा। ब्रिटिश कैबिनेट के लिए एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। आपको पढ़ना होगा इसके लिए 1857 के विद्रोह का परिणाम। 1857 के विद्रोह में क्या कुछ हुआ? तो मंगल पांडे के द्वारा ये जो विद्रोह की जो घटना है ये सब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। फिलहाल आंसर यहाँ होगा ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। आगे देखेंगे उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई। नहीं, ये नहीं है, आपका आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी के शासन का अंत हो गया था।
तथा भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। तथा भारत में शासन का संचालन करने के लिए कैबिनेट ब्रिटेन कैबिनेट के एक सदस्य को भारत सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सब समझ पाए होंगे। ज़्यादा जानने के लिए इसके लिए आप 1857 की जो क्रांति है उसको पढ़िएगा हिस्ट्री में। नहीं तो चलिए किसी दिन एक हिस्ट्री का टॉपिक लेकर के आते हैं जिसमें इस क्रांति से रिलेटेड काफ़ी कुछ इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1720 में ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया? कैलिको अधिनियम, देखिए कैलिको अधिनियम क्या है? कैलिको अधिनियम जो है दोस्तों, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों और छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाना, यही था कैलिको अधिनियम। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े, जो छापे जाते थे सूती कपड़े जिन पर कि छीटों का यूज़ किया जाता था, छापेदार होते थे वो, छीट के उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई। तो कैलिको अधिनियम यही था। कैलिको अधिनियम पारित किया गया 1720 में। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा कैलिको अधिनियम पारित किया गया था 1720 में। क्या था? इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए। देख पाएंगे आप यहाँ इंग्लैंड में भारतीय छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1720 ईस्वी में इंग्लैंड के कैलिको अधिनियम पारित किया गया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया। आगे भी हम क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखेंगे हम एक आरेख है, एक इमेज बना हुआ है, एक चित्र है, जिसको देख करके हम ये अंदाजा लगाएंगे कि ये क्या कुछ है। यहाँ पे देखिए कुछ कैसी आकृति है, ये पर्वत जैसी आकृति है, पहाड़ जैसी आकृति है और आर्द्र वायु दिखा रहा है। तो आर्द्र वायु अर्थात गीली नम वायु जो है उसके द्वारा कुछ लग रहा है संघनित होकर वर्षा होना, संघनित बादलों का संघनन होकर के वर्षा होना। देखते हैं आगे आंसर क्या है। संवहनी वर्षा, सम्मुखीय आर्द्र वर्षा, आर्द्र वर्षा एंड चक्रवाती वर्षा एंड पर्वतीय वर्षा। तो क्या कहेंगे दोस्तों, देखिए पर्वत है, ये आपको आकृति दिख रही है ना, पर्वत की तरह आकृति, और आर्द्र वायु है, पर्वत की तरह आकृति है और आर्द्र वायु है, और ऊपर से बादल का निर्माण हुआ है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, ये आपको दिख रहा है। तो ये हो जाएगी आपकी पर्वतीय वर्षा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन पर्वतीय वर्षा। देखेंगे आप नीचे दिए गए चित्र में पर्वतीय वर्षा को दर्शाया गया है क्योंकि चित्र में आर्द्र वायु पर्वतों के ऊपर की ओर चढ़कर बादलों को संघनित कर रही है, और बादलों के संघनन से फिर वर्षा होगी। तो ये पर्वतों के द्वारा संघनन होकर के वर्षा होना पर्वतीय वर्षा कहलाती है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे डी। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद भूल जाएंगे। तो लाइक कर दीजिए अभी और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सेकंड पेपर जो है जूनियर लेवल का पेपर के लिए हम 2011 से लेकर आने वाली सभी 2018-19 तक का जो भी हुआ है पेपर, हम वो सभी पेपर आपको सभी सॉल्व पेपर करवाएंगे और उसके साथ साथ आपको कुछ टॉपिक्स भी मिलेंगे। तो इतना सारा कुछ करेंगे दोस्तों, अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं इतना सारा कुछ करने के लिए, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ आर्यन एजुकेशनल अकेडमी पे, और आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपके एग्जाम के आने तक। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। तो बिजली किस प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन कौन सी प्रक्रिया है। नाभिकीय संघटन है, परमाणुवीय कंपन है, नाभिकीय संलयन है और नाभिकीय विखंडन है। दोस्तों इसमें देखिए आंसर इंक्लूड जरूर है, लेकिन आंसर इंक्लूड होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप तुरंत आंसर देख करके आप टिक लगा लीजिए। मैं भी दोस्तों, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है, और जब भी मैं करती थी कभी भी मेरे सामने आंसर होते थे, बट मैं आंसर को छिपा करके बंद करके मैं पहले करती थी खुद से कि मैं कितना कर पा रही हूँ। अगर मेरा सही है तो फिर ठीक नीचे मिलाते थे हम आंसर को, नीचे आंसर होता है तो हम उसी समय आंसर को मिला लेते हैं कि हाँ मेरा सही है, और अगर गलत है तो क्या गलत है वो हमें समझने को मिल जाता है। तो दोस्तों आंसर इंक्लूड करने का पर्पस बस इतना ही है कि आप पहले इस तरीके से करें और उसके बाद तुरंत आंसर को देखें और समझें कि हाँ जो कुछ भी है वो सही है। तो चलिए
परमाणु ऊर्जा केंद्रों में बिजली किस प्रक्रिया द्वारा? देखिए, नाभिकीय संगठन द्वारा, परमाणुवीय कंपन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो बिजली मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की बात करें तो वो नाभिकीय विखंडन द्वारा होगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाता है डी। देखिएगा, यहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली का उत्पादन नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब दोस्तों देखिए, जो भी सीटेट में जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे टाइम टेकन होता है, तो वो मैं पूरा समझाने का प्रयास करती हूँ। जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे तो आप पाइएगा कि हम उसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। बट ये सब जो चीज़ें पढ़ी हुई चीज़ें हैं, अगर आपने पढ़ी है तो बिल्कुल आप एक नज़र में सही कर लोगे। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप उसे देखिए और पढ़िए। ये सब थ्योरेटिकल मतलब ऐसी तार्किक चीज़ें नहीं है जिसमें कि तर्क लगाया जाए कि एक बच्चे के साथ कैसे क्या करना है। इसलिए ये एक तरीके से सिर्फ आंसर को हमें बताना है और हमें जानना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है कि क्या कुछ है। नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ए, बी, सी, डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा? देखिए, पृथ्वी का आरेख बना होगा और क्या दे रहा है, नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर, दिन की बात हो रही है, उसमें ए, बी, सी, डी करके ई तक दर्शाया गया है। पृथ्वी पर स्थितियां जो बन रही हैं वो किस स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे अधिक ज़्यादा घंटों तक रहेगा। चलिए आइए देखते हैं आरेख क्या है। ये देखिए, ये आरेख है, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी देखिए अंडाकारनुमा होती है और ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, एक तरफ दिन है और एक तरफ रात है। तो यहाँ पे ए, बी, सी, डी और ई बना हुआ है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि सबसे अधिक प्रकाश सबसे ज़्यादा देर तक कहाँ पे होगा? ऑप्शन आपका सी, डी, ए और बी। तो दोस्तों देखिए, हमारी पृथ्वी जो है 23 से 1/2 अंश झुकी होती है। ये आपको दिख रहा है, ये क्रॉस जो है एक बड़ा झुकी हुई है। तो सबसे ज़्यादा तो आपका बी ऑप्शन डी पर होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा देर तक धूप अर्थात प्रकाश सूर्य का यहाँ पर होगा। देखते हैं, बिल्कुल देखिए बी ऑप्शन में आपका यहाँ पे डी है। तो राइट हो गया आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में डी पर, ये चित्र में जो इंगित किया हुआ है डी स्थान जो है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा देर तक रुकेगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से 1/2, जी बिल्कुल 23 से 1/2 अंश तक झुकी हुई है। इसलिए डी स्थिति जो है, डी जो स्थिति है वो सूर्य का प्रकाश ज़्यादा घंटों तक वहाँ पर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंती मोमिम और देवंग समुदाय, तंती मोमिम और देवंग समुदाय ये में लगे हुए थे, मतलब किस काम में लगे हुए थे, इनके कामों के बारे में दिया गया है। लकड़ी का काम, बर्तन बनाने का काम, चमड़े का काम, बुनने का काम। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं पता है तो तंती मोमिम ये कोई मतलब वो नहीं है। ये चीज़ें हमें ये क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि सबको पता ही हो किसका क्या काम है। तो ये समुदाय विशेष का काम है। तो तंती मोमिन और देवंग समुदाय, ये समुदाय जो है ये बुनकर थे, तो ये बुनने का काम करते थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए, तंती मोमिन और देवंग समुदाय बुनकर समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कपड़ा बुनना होता है। अगर आपको पता है कि ये बुनकर समुदाय के अंतर्गत आते हैं तो इनका मुख्य समुदाय कपड़ा बुनना है। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। बट अगर नहीं पता है तो उसी के लिए है आपका यहाँ पे आंसर, जिसको कि आप देख करके बिल्कुल 100% कन्फर्म हो सकें कि बिल्कुल ये सही है। और आप चलिए आगे बढ़िएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? तो आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर लिया था। अब क्यों किया था ये देखते हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, बिल्कुल। और दूसरा क्या है देख लेंगे चारों ऑप्शन। उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, या फिर मंगोलों से बचने के लिए, या फिर दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है, ऑप्शन फर्स्ट। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, वो इसलिए स्थानांतरित किया क्योंकि वो दौलताबाद जो है केंद्र में ही स्थित था और वो केंद्र में स्थित रहने से और भी अच्छे से प्रभावी तरीके से अपना नियंत्रण उस पर रख सकता, नज़दीक होने के कारण। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया ताकि प्रशासन कार्य और प्रभावी रूप से संचालन कर सके, क्योंकि दौलताबाद साम्राज्य जो उसका साम्राज्य था उस साम्राज्य के केंद्र में स्थित था।
तो ये थे आपके क्वेश्चंस फ्रेंड्स। आगे हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। और आज की सीरीज़ कैसी लगी फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, क्योंकि सारे सॉल्व पेपर हम आपको यहाँ पे कराएंगे। उसके साथ साथ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी लेके आएंगे जो कि हिस्ट्री से और आपके आने वाले एग्जाम सीटेड जूनियर लेवल के लिए बहुत ही इफेक्टिव होंगे। सो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको किस तरीके का क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को भी इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि हम लेके आते हैं आंसर को सिर्फ और सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, कि आप इसमें पढ़ते समय मैं देखती हूँ कहीं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मुझे मिल जाता है। तो वो जो कुछ एक्स्ट्रा मुझे मिलता है वो एक्स्ट्रा आपको भी मिले। अगर आपके पास बुक नहीं है तो हम हैं, हमारे साथ हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया हुआ वीडियोज़ है जिसमें आपको सारा कुछ मिलेगा। सो फ्रेंड्स यही हमारा प्रयास रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर सीख सकें, और हमारे साथ सीखने के लिए बने रहिए। आर्यन एजुकेशनल एकेडमी पे सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।